नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की वसंत नामक पाठ्यपुस्तक के चौथे अध्याय दीवानों की हस्ती नामक कविता पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने इस कविता में अपने स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। उनका जो स्वभाव है वह दीवाना किस्म का है। दीवाना का अर्थ होता है कि मस्त मौला इंसान, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होता, वह सुख दुख में समान रूप से जीता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। हम पाठ की एक एक पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। दीवानों की हस्ती। दीवाना का अर्थ होता है मस्त मौला इंसान, बावला या उन्मत्त। तो यहाँ पर जो कवि का स्वभाव है वह मस्त मौला किस्म का है। वह जहाँ भी जाता है लोगों में प्रेम बांटता है, अपने पराये में भेद नहीं करता है और खुशियाँ ही सबको बांटता है। तो यहाँ पर उसने अपने अस्तित्व के बारे में बताया है। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। कवि लिखता है, हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहता है कि हम जो मस्त मौला इंसान हैं उनका क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और जाते हैं, क्योंकि जो मस्त मौला इंसान होता है, जो चंचल स्वभाव का इंसान होता है, वह एक जगह नहीं टिक पाता है। इसलिए वह कभी यहाँ कभी वहाँ भ्रमण करता रहता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और मस्त मौला इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ पर मस्ती की दुनिया होती। आलम का अर्थ होता है दुनिया। वहाँ उनके साथ मस्ती की दुनिया रहती है। जहाँ भी वह जाते हैं धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर के वह इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहता है कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर खुशियाँ लेकर जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, अब हम खुशियाँ लेकर के जाते हैं। आंसू बनकर बह चले, और जब हम वहाँ से लौटते हैं तो लोगों के आँखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वह हमारे स्वभाव से इतने प्रसन्न हो जाते हैं हमारे पहुँचते ही। और जब हम वहाँ से चलते हैं तो वो आंसू उनकी आंखों से बहने लगता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब लोग यही कहते हैं, अरे तुम तो अभी अभी आए थे, खुशी लेकर के आए थे, और आंसू दे करके तुम कहाँ चले जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो। कवि कहता है कि जो दीवाना का स्वभाव होता है, जो मस्त मौला इंसान होता है, उससे आप यह मत पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। चलना है बस इसलिए चले, जहाँ भी उसे आनंद महसूस होता है, जहाँ भी उसे अच्छा लगता है, वह बस चलता ही जाता है। मस्ती की दुनिया में वह आगे बढ़ता रहता है। जग से उसका कुछ लिए चले, और इस संसार में जहाँ भी वह जाता है वह वहाँ से कुछ लेता है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वह उनको ग्रहण कर लेता है। जग को अपना कुछ दिए चले, और संसार में कुछ अपनी योगदान भी देता है, अर्थात लोगों को खुशियाँ बांट करके, लोगों को प्रेम बांट करके वह लोगों को प्रसन्न करता है। दो बात कही दो बात सुनी, और जहाँ भी जाता है उनसे अपने दो बातें कहता है और दो बातें सुनता है, अर्थात कुछ उनसे कहता है और उनकी सुनता भी है। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुन करके हम हंस पड़ते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको सुन करके हमें रोना आ जाता है। छक कर सुख दुख के घूंट को हम एक भाव से पिए, छक कर मन भर करके। छक का अर्थ होता है मन भर कर। सुख दुख के घूंटों को, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में लेखक समान भाव से उनको स्वीकार कर लेता है, अर्थात जब वह बहुत सुख प्राप्त कर लेता है तो वह बहुत ज़्यादा उन्मत्त नहीं होता है, और जब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दुख आता है तो भी वह बहुत ज़्यादा दुख ही नहीं मनाता, बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान रूप से, एक भाव से, अर्थात समान रूप से दोनों ही परिस्थितियों का वह सामना करता है। लेखक आगे बताता है, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि इस
संसार को भिखमंगों की दुनिया कहता है। भिखमंगों का अर्थ कि यहाँ पर संसार में जो भी लोग हैं वह सारे स्वार्थी हैं, वह स्वार्थ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा। स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, लेकिन जो दीवाने हैं, जो मस्तमौला इंसान है, वह खुले दिल से, स्वच्छंद मतलब खुले दिल से अपना प्रेम बांटते हैं लोगों में। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, हम एक निशानी सी उर पर, उर का अर्थ होता है हृदय। कवि कहता है कि अगर हम जीवन में अपने कभी असफल हो गए तो हम उसका बोझ अपने हृदय पर ही लेते हैं, हम किसी का उसमें दोष नहीं देते हैं। अब अपना और पराया क्या, कवि कहता है कि अब इस दुनिया में हमारे लिए कोई अपना नहीं है और ना ही कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, और उन लोगों के मंगल की कामना करता है कि जो रुके हुए हैं, अर्थात जो अभी भी रूढ़िवादी सोच से जकड़े हुए हैं, अपना पराया तेरा मेरा इस भेदभाव में अभी भी बंधे हुए हैं, उनके लिए कहता है कि आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ पर रुके हुए हैं, जो संकुचित सोच में अभी भी बंधे हुए हैं, वह भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, उनके मंगल की कवि कामना करता है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, कवि कहता है हम स्वयं बंधे थे, हम भी इस दुनियादारी में, अर्थात तेरा मेरा अपना पराया, इस बंधन में हम स्वयं बंधे थे और हमने स्वयं ही इस बंधन को तोड़ दिया। अब इस संसार में हमारे लिए कोई ना अपना है और ना ही पराया है, अर्थात कवि पूरे संसार को अपनी दृष्टि से देखता है और सब में प्रेम बांटने की कामना करता है। वह बताता है कि जो इस दुनियादारी में बंधा हुआ है वह उसका जिम्मेदार स्वयं है। और कवि कहता है कि हमने इस अपने और पराये भेद को मिटा करके इस बंधन को तोड़ दिए हैं। इस तरह से कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से अपने प्रेमी स्वभाव का वर्णन किया है। इसी के साथ ही यह कविता समाप्त हो जाती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा क्योंकि जब वह कहीं भी जाता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वह वहाँ से वापस लौटता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, लोगों के आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसीलिए कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बह जाना कहा है। दूसरा, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यह जो संसार है वह स्वार्थी है। भिखमंगों हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, हमेशा अभाव में जीते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होते हैं लोग, इसीलिए इस संसार को उसने भिखमंगों की दुनिया कहा। अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, क्या वह निराश है या प्रसन्न? कवि असफलता का जो भार है उसका दोष वह स्वयं को मानता है, वह निराश नहीं है बल्कि वह प्रसन्न है, क्योंकि उसने जो भी अच्छा किया या बुरा किया उसका दोषी अपने आप को मानता है। जब इंसान अपने आप को किसी भी असफलता के लिए जिम्मेदार महसूस करता है तो ऐसे में वह दुखी नहीं होता है बल्कि वह प्रसन्न होता है। तीसरा, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता के यहाँ पर आपने भावार्थ को समझा, आपको इसमें से जो बातें अच्छी लगी उस लाइन को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ कि इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।